ऐसे खड़ा होकर गला फाड़ फाड़ के आए नहीं थे जो पूरा बिहार दौड़ गए। और प्रशांत किशोर नहीं जी, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। अच्छा, राहुल तो फैक्टर ही नहीं थे। प्रशांत किशोर फैक्टर नहीं थे। अच्छा, प्रशांत किशोर पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, मैं बात करने वाला हूँ, उस पर बात करेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी नदी में कूद के, तालाब में कूद के वोट चोरी सब किए। और कोई जीरो पर आउट हुआ तो कोई जो है सो किसी तरह से 5 कंधा पा पाया। हाँ। तो स्थिति ऐसी है कि जनता जिसको तय करेगी वही सिकंदर है। हाँ। सिकंदर अपने मन से बनिएगा तो नहीं बन पाइएगा। पर गृह मंत्री जी को क्या कहिएगा, अमित शाह जी को थोड़ा सा? भाई मशीन है, मशीन है। तो ये वाला में कैसे मशीन फेल हो जाता है? मशीन मतलब मैं काम करने के मामले में अच्छा, काम थकते नहीं है। हाँ, थकते नहीं। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं भाजपा के एमएलसी सचिदानंद राय जी। उनसे अभी चर्चा करेंगे जो इस विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया है, उसके बाद जो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर, सीधे कहें तो मोदी, शाह और भाजपा पर जो आरोप लग रहा है, उन सभी बातों पर हम अभी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ बातें हैं। तेजस्वी यादव अभी तक कहाँ हैं, उनको लेकर भी कई सवाल जो उठ रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ बातचीत रहेगा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। अब आते हैं मुद्दा पर। मुद्दा यही है कि अभी तक ये चल रहा है कि ये मामला अब कोर्ट में जाएगा, इलेक्शन कमीशन का, और ये मामला आपका ईवीएम वाला, इसको लेकर क्या कहिएगा? कितना सेटिंग किए हैं आप लोग? ये बताइए। इंडी गठबंधन ये पहले तय कर चुका है ना कि असल मामला है क्या। माने ईवीएम फिक्स हो रहा है कि एसआईआर में वोट चोरी हो रहा है कि 2-3 दिन से सुन रहे हैं, एक नेता बोल रहे हैं कि एआई के माध्यम से जो है सो नाम डिलीट किया जा रहा है। तो पहले ये तो तय हो जाए कि आखिर हो क्या रहा है, उनके हिसाब से हो क्या रहा है। हाँ। कोर्ट में जाएंगे तो जज पूछेगा ना जी कि अरे भाई असल में तीनों में से हो क्या रहा है। हो रहा है तो क्या साक्ष्य लेके आए हो। ऐसे खड़ा होकर गला फाड़ फाड़ के आए नहीं थे जो पूरा बिहार दौड़ गए। और प्रशांत किशोर नहीं जी, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। अच्छा, राहुल तो फैक्टर ही नहीं थे। प्रशांत किशोर फैक्टर नहीं थे। अच्छा, प्रशांत किशोर पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, मैं बात करने वाला हूँ, उस पर बात करेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नदी में कूद के, तालाब में कूद के वोट चोरी सब किए। और कोई जीरो पर आउट हुआ तो कोई जो है सो किसी तरह से 5 कंधा पा पाया। हाँ। तो स्थिति ऐसी है कि जनता जिसको तय करेगी वही सिकंदर है। हाँ। सिकंदर अपने मन से बनिएगा तो नहीं बन पाइएगा। आरजेडी और इंडिया अलायंस को 38% मत आया है वहाँ, यहाँ बिहार मत तो आया। हाँ। सीट क्यों नहीं आया? फिर सीट आप ही लोग झोल झाल के। इसका मतलब कि जो दूसरा पक्ष जो था वो 38% से कहीं ज्यादा मत पाया, तभी 9% अधिक। 9% का अंतर क्या समझते हैं? 9% छोटा मोटा चीज नहीं, बहुत बड़ी अंतर हो गया। मगर फिर भी ईवीएम पर जो सवाल उठ रहा है, क्या आपको ईवीएम पर क्या? पहले हमको क्लियर कीजिए जी कि जो राहुल जी कहते थे कि ईवीएम हैक हुआ है वो सही है, कि बाद में कहे कि एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी हो रही है वो सही है, कभी एक नेता बोल रहे हैं कि एआई के माध्यम से नाम डिलीट किया है वो सही है। और अगर ऐसा वो कहते हैं तो ईवीएम तो लेके तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जाके मुंह के खा के चले आए, माफी मांग के आ चुके हैं। एसआईआर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कल एआई भी लेके चले जाइए, बिना साक्ष्य के बकबक कीजिएगा, ऊपर थूकिएगा तब मुंह में पता गिरेगा। मतलब एकदम आप लोग उसको मानवे नहीं करते? ना, ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। देखिए, जीतन राम मांझी, इसका छोड़िए, अब उदाहरण दे। जो जितने वोट यहाँ कटे थे एसआईआर में, क्या कारण? एक मौत हो गई थी तो उसका नाम कटना चाहिए कि नहीं? 2 वोटर था, 2 जगह वोटर था, नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? कुछ लोग डॉक्यूमेंट लेके आए ही नहीं, पूरा समय दिया गया, नहीं आया मतलब क्यों रजिस्ट नहीं करते हैं। अगर वो रजिस्ट कर रहे हो तो जरूर आते। तो ऐसे लोगों का नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? और अगर ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा तो भी चुनाव का मतलब ही क्या रह जाएगा? अच्छा, अब हम आते हैं, देखिए जीतन राम मांझी का बयान, इससे तो नहीं ना नकारिएगा, बोलिए ना, कैसे बचिएगा? डीएम साहब को बोल देते तो सेटिंग हो जाता। मतलब सेटिंग गेटिंग वाला तो चीज होबे करा है, तो वहाँ होता है जो सेटिंग गेटिंग, तो वो तो जीतन राम मांझी मन से एक्सेप्ट क्या माना? जीतन राम मांझी कभी ये कहे हैं कि फोन करके हमने सेटिंग गेटिंग कर दिया, या वो सोच रहे थे कि कहीं उनको किसी ने दिमाग में बैठा दिया कि डीएम को फोन करके सेटिंग हो जाता है? हाँ। तो इसीलिए हम 30 वोट से भाजपा हारती जी रामगढ़, अगर डीएम को बोलने से होने वाला होता तो मोदी से। चलिए, एक सीट तो दिखावे ला हार जा सकती है। 1-2 सीट हारे हैं जी। 1000 के अंतर से कम 10 सीट है जो हम लोग आ रहे हैं। 1000 के अंतर से वो जीत जाते तो कुछ मजा आ जाता। तो डीएम को बोलने से हो जाता तो बोलिए दिए होते ना, कोई जानबूझ के। मांझी जी पे क्या कहेंगे? आप तो अभी भाजपा के जैसे निर्दलीय एमएलसी थे, भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं। देखिए, एक बात बता दूं, मांझी जी को क्या कहेगा? मोदी सरकार के मंत्री, मैं भाजपा की तरफ से बोल रहा हूँ, एनडीए की तरफ से बोल रहा हूँ। जीतन राम मांझी जी हमारे बुजुर्ग नेता हैं जी,
टेक्नोलॉजी थोड़ा कम समझते हैं। टेक्नोलॉजी कम समझते हैं। निश्चित रूप से नहीं, हमारे पिताजी होते तो क्या टेक्नोलॉजी समझते क्या? हाँ। सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी जब आया तब तक वो प्रो हो चुके थे। इसलिए टेक्नोलॉजी से क्या क्या खेला हो सकता है वो सुनी सुनाई बात जानते हैं। उसका ध्यान तो किए नहीं है। तो किसी ने बताया होगा कि डीएम चाहे तो ईवीएम उधर उधर कर सकता है। वो बोले अगर हमारा विधायक जी अगर फोन किए होते तो डीएम से ही 2000-3000 वोट सेट कर नहीं ना हो पाता। अगर ऐसा हो पाता तो 30 वोट से रामगढ़ का सीट हम लोग हारते। बोल कहाँ दिए? टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम था कि कुछ और नहीं, उनका मन में किसी ने बैठा दिया था कि अगर डीएम को बोल दिया था तो हो जाता। डीएम नहीं कर सकता है, यहाँ के सामने ईवीएम खोल रहा है। तो बोले हम करवाए हैं। अब गलत बोल रहे हैं, तब ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, वो बोला एगो हो गया। अब आते हैं हम प्रशांत किशोर जी भी तीसरी ताकत की बात कर रहे हैं। तीसरी दुनिया, तीसरी ताकत। प्रशांत किशोर बहुत मेहनत किए हैं और आप उनके साथ रहे हैं, काफी लंबे समय तक काम किए हैं। आप हमको दावा किए थे 200 सीट जीताऊंगा। मैं उनके साथ जब था और एक चुनाव जो हुआ आपको पता होगा, सारण शिक्षक का जो मध्यावधि चुनाव हुआ जी, और उसमें हम लोगों ने प्रचंड जीत भी हासिल की। हाँ। इसके बाद प्रशांत जी के कुछ निर्णय ऐसे हुए जिससे मुझे लगा, क्योंकि मैं तो कोई इलेक्शन मशीनरी चलाने का मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ने का और जीतने हारने का अनुभव जरूर है। तो मुझे लगा कि प्रशांत जी जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। यही कारण जब मैं कभी कहता था कि 200 सीट जीतेंगे, दावा करता था, क्योंकि वही आप हमको लिख के दिए थे 200 सीट प्रशांत किशोर जीतने वाले हैं। रविकांत जी मैं सिग्नेचर होता ही जिस तरह की शुरुआत हम लोग की हुई थी पहले दो क्वार्टर में, मैंने पहले 6 महीने में जिस तरह का शुरुआत हुआ था और जिस तरह से काम बांट के हम लोग कर रहे थे, जैसे सारण का जो चुनाव जो हुआ, शिक्षक मध्यावधि चुनाव जो हुआ एमएलसी वाला, उसमें मैं कप्तान था। हाँ, मैं कप्तान था, वो कोच थे। अच्छा, तो कोचिंग ठीक दे रहे थे, हम कप्तानी ठीक कर रहे थे, तो मेरा खिलाड़ी भी अच्छा खेला, हम लोग जीत गए। तो फिर से कप्तान कोच का जमेगा? तो होता, देखिए समय जो एक बार जब बीत जाता है ना, लौट के नहीं आता है। प्रशांत जी आज अभी कुछ हुआ, प्रशांत जी अभी बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि आखिर कहाँ गलतियां हुई। विद्वान आदमी है, कोई बेवकूफ नहीं है, और जो लड़ाई में उतरता है वही हारता है, फिर वही जीतता है। अगर इस हार से सीख लेंगे तो आज जीत का रास्ता भी खुलेगा। आपको लगता है कि सीख लेंगे? पुराने मित्र रहे हमारे तो समझ में जो आ रहा है कि यदि वो बिहार के बारे में जो बात कह रहे थे उसके प्रति आज भी अगर प्रतिबद्ध हैं तो मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं, और जो हार हुई है उसे सीख लेंगे। मतलब 5-10 साल उनको डटे हुए रहना चाहिए। रहना पड़ेगा। राजनीति में धैर्य का बड़ा महत्व है। अच्छा, उनका खाता राजनीति में धैर्य का इतना कम मत प्रतिशत आया है, ये थोड़ा चौंकाने ये तो मतलब वो नहीं, भाजपा राजद दोनों चौंक रही है। सब चौंक रहा है इससे सब चौंक रहा है। खुद भी चौंके हैं, बाकी लोग भी चौंक रहे हैं, क्योंकि इतना कम आएगा ये किसी ने नहीं आका था। हम 3 सालों में वो जितना घूमे, हमने जो अंदाजा लगाया था कि 7-8% 8 से 10% के बीच में मत आएगा और 2 से 3 सीटें भी निकलेगी, ऐसा मेरा अंदाजा था। 2 सीट पे 3 सीट पे बहुत अच्छा फाइट भी दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश नतीजा पक्ष में नहीं आया। तो देखिए लड़ाई के मतलब देखिए भूल गए, यही भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीटों पर सिमट गई थी और आज अजय बनी हुई है। तो अगर धैर्य रखेंगे तो एक दिन वो भी भाजपा जैसा ध्येयनिष्ठ उनको बनना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, मार्केट टिकना पड़ेगा। जो बात करते हैं वॉक द टॉक करना पड़ेगा। भाजपा जीवन समर्पित करके ना राजनीति करती है, इसका संगठन है 38 गो संगठन, आरएसएस है। इनके समर्पण को मैं नहीं कहूंगा कोई दोष है, समर्पण में दोष नहीं है। अगर इसी तरह से समर्पित होकर भी काम करते रहे और जो गलतियां इस बार हुई है उसको सुधारेंगे तो मुझे लग रहा है कि बातचीत हुई है। बिहार को बातचीत तो सबसे होती है, अभी होती है बातचीत सबसे होती है। हम लोग कोई भी आप अगर सोचते हो कि नेता लोग आपस में सिर्फ फुटबॉल करते रहते हैं तो ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी यादव से भी बतीली हुई इधर ना, इधर तो भाई नहीं आते तो मिल लेते हैं। आते तो कहाँ गेले भाई, तो बताइए आप। तो बातचीत होगा तो बताना, खबर थोड़े रखते हैं क्या है। नहीं आप सब पता नहीं आप नेता के साथ पता नहीं कहाँ नहीं, बिजनेसमैन नहीं, बिजनेसमैन था पहले मैं। अब मेरे मतदान करती है बच्चे मेरा काम मतदान को कर देंगे, कोई निसंतान थोड़ा ही है। 4 बच्चे हमारे हैं, वो लोग देख रहे हैं उसको, वो फल फूल रहे हैं। हमारी जरूरत के हिसाब से हमको धनराशि भेज देते हैं, मेरा भी काम चल जाता है। और क्षेत्र में भी जो हम कल्याणकारी योजनाएं जो चलाते हैं अपने माध्यम से, अपने ट्रस्ट के माध्यम से, उसके लिए भी वहां से धन आ जाता है। तो इसलिए बिजनेस में नहीं करता, लेकिन बिजनेस घर का है, बच्चे कर रहे हैं, उससे लाभ जरूर मिलता है हमको। और रहा सवाल तेजस्वी जी का, तो हमको बिजनेस करने के लिए किसी नेता से संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है। नेता से संपर्क इसलिए राजनीति में हो। आपको तो एमएलसी बनने के लिए भी किसी पार्टी के और नेता से
आप बिना पार्टी और नेता के बने ना। अंततोगत्वा देखिए, कार्यकर्ता और मतदाता, हाँ। यही आपको नेता बनाता है। कार्यकर्ता और मतदाता यही नेता बनाता है। लेकिन संगठन, ये आपने निर्दलीय एमएलसी जीत कर अनुभव किया। तो एक निर्दलीय में से बनकर क्या कर लेंगे? अगर बिहार में हमको कोई अगर रचनात्मक या सृजनात्मक कार्य करना है तो किसी न किसी संगठन का तो हिस्सा बनना ही ना पड़ेगा। तो भाजपा का ही फिर से? हाँ बिल्कुल, हम तो शुरू से अंदर से भाजपा थे, तो भाजपा ही रहे, क्या करेंगे? वो तो मन थोड़े बदल गया था। जीतने के बाद भी संगम सरनम का? हाँ, संगम सरगम का क्षमी नहीं, पहले से ही जा चुका हूँ, जा नहीं रहा हूँ। मतलब अच्छा, हम ये तेजस्वी यादव जो विदेश में अभी उनके जाने की खबरें हैं, बातें हैं, इस पर कई लोग पुख्ता तौर पर बोल रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता भी खूब बोलते हैं, राजद वाले भी चुप रहते हैं, कहा व्यक्तिगत जीवन ये वो। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? हमको लग रहा है राहुल जी ने बढ़िया से सिखा दिया है उनको कि देखो बाबू, हम भी छोड़ दिए हैं मोटा-मोटी। क्या मतलब, तू हम भी रह जाए, तू भी जो हम भी मोटा-मोटी मान लिया है कि भाजपा के सामने कांग्रेस का कुछ होना है नहीं। हाँ। तो तुम कहे कि राजद के लिए कुछ फन कर रहे हो। हाँ। मौज करने की उम्र है। अच्छा। यही उम्र है मौज करने की, कर लो। हम करते करते 55 साल के हो गए, तुम तो अभी 20-25 साल बचा हुआ है मौज करने का, करो। मतलब राहुल गांधी के मार्ग एकदम राहुल गांधी जी गुरु बन के उनको सिखा रहे हैं। आप लोग मजा ले रहे हैं। जहाँ जहाँ के उनका अच्छे अनुभव होंगे वहाँ बता रहे हैं कि चल जाना, वहाँ बड़ा बढ़िया अनुभव होता है। राहुल गांधी के कौन कौन देश का अनुभव है? हम तो सुनते दुनिया का शायद ही कोई कोना छोड़े होंगे। सब देश घूमे। तेजस्वी को भी सब देश घुमाएंगे? नहीं, जहाँ का उनका अनुभव अच्छा रहा होगा। सजेशन लेते हैं? आपसे बातचीत हुई, तेजस्वी सजेशन लेते होंगे राहुल गांधी से किस देश में जाएंगे? हमसे तेजस्वी से बात नहीं होती, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर से होती है? हाँ, प्रशांत जी से बात होती है। बाकी कई दलों में कई लोगों से बात होती है, राजद के भी कई नेताओं से मुझे बात होती है, ऐसी बात नहीं है। अब तेजस्वी जी से, राहुल जी से मेरी बात नहीं होती है, तो मैं नहीं कहूंगा। मतलब एनडीए और एनडीए के ज्यादा क्लोज? नहीं, कोई भी राजनीति में अगर है तो कोई अछूत थोड़ी है, बात विचार तो उससे हो ही सकता है। हाँ, विचारधारा से सहमत हम नहीं होंगे। जो विचारधारा, आपकी विचारधारा क्या है? संघ वाली विचारधारा है या नीतीश जी? मैं संघ वाली भी नहीं बोलूंगा, नीतीश जी भी नहीं बोलूंगा। जो भी हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए, हमारे लोगों के लिए जो भी विचारधारा रचनात्मक और सृजनात्मक काम करेगी, उस विचारधारा के प्रति मैं समर्पित रहूंगा। मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में नीतीश जी हो या मोदी जी हो, अर्थात भाजपा हो या जदयू हो या जो भी और भी कुछ दल उसके साथ में आ गए हैं, इन सबकी विचारधारा हमारी विचारधारा को मेल खाती है। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे, एमएलसी हैं सचिदानंद राय जी, इनसे कई बातचीत कर रहे थे अभी हम। मगर एक सवाल हमारे मन में आ रहा है, बंगाल चुनाव पर कुछ बोलना चाहिएगा? अभी देखिए, बंगाल चुनाव के बारे में बहुत कुछ नहीं इसलिए बोल पाऊंगा, मैं बिहार में रहता हूँ। लेकिन जैसी तैयारी में देख रहा हूँ, चाहे जिस तरह की हवा देखने को मिल रही है, लग रहा है कि बंगाल भी बिहार की तरह चौंकाएगा। एनडीए एकदम चौंकाएगा। पर हम 2/3, मेरा व्यक्तिगत बोलना कितना ठीक है? मतलब 100 के 100 सवा 100 फाइट करेगी? नहीं, पर 2/3 से ऊपर देखे जाएंगे लोग। 2/3 भाजपा, 2/3 ममता दीदी साफ? नहीं, साफ तो कभी नहीं हो सकती। ममता दीदी बहुत बड़ी नेता है। अच्छा। ममता दीदी जो है सो स्ट्रीट फाइटर रही है, सड़क पर से वहां पहुंची है 15 वर्षों से। ऐसा नहीं है कि ममता दीदी एकदम से जीरो हो जाएगी। घुसपैठिए को लेकर आप क्या कहिएगा? घुसपैठ तो हुआ है। कैसे रुके? हमको बताइए, आप भाजपा के नेता। देखिए, जो भी बॉर्डर स्टेट, कैसे रोकिए? हम बता रहे हैं ना, जो भी बॉर्डर स्टेट है, कहीं जहां भी हो, वहां घुसपैठ की तो कोशिश होगी। अब जिस तरह से गुजरात ने, जिस तरह से राजस्थान ने, जिस तरह से पंजाब ने, जिस तरह से कश्मीर ने घुसपैठ को या तो खत्म कर दिया या बहुत सीमित कर दिया, जिस तरह से असम ने और त्रिपुरा ने घुसपैठ को या तो सीमित कर दिया या खत्म कर दिया, उस तरह से बंगाल नहीं कर पाया। ये सच है। तो निश्चित रूप से हमें कहेंगे कि राजनीतिक जो एक सोच होनी चाहिए थी, वो घुसपैठियों के ऊपर उतना कारगर नहीं है। केवल केंद्र सरकार अकेले नहीं कर सकती। केंद्र सरकार जितना दूर उसका दायरा है, सहयोग करती है कि नहीं? मैं नहीं जानता। मैं अब ये तो इसका जवाब कोई बड़े नेता दे पाएंगे। जी। मुझे लगता है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत हम लोग भी जानते हैं, तो ये लगता है कि समन्वय का अभाव है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। इसीलिए एक बार जो किसी भी तरह से मैनेज करके अगर घुस जाता है बंगाल के अंदर में, तो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना बना लेता है, किसी न किसी मदद से वो बिहार में आ जाता है। बिहार को, तमिलनाडु में कितने निकले? अभी बंगाल में SIR हो रहा था, तो तमिलनाडु से बंगाल में और तमिलनाडु जो देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। चिंता का विषय है कि ये अखबार अलग-अलग गतिविधियों, आप ही लोग मीडिया वाले दिखाते हो कि बिल्कुल किस तरह से भीड़ लगा के लोग लौट रहे थे। कोई बताया था मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ, कोई उत्तर प्रदेश से गया था, कोई बंगाल से भी था। तो ये चिंताजनक है। निश्चित रूप से इस पर दोनों सरकार हमारी समस्या संजीदा होकर काम करेंगे। पर गृह मंत्री जी को क्या कहिएगा? अमित शाह जी को थोड़ा सा भाई मशीन है, मशीन है। यही वाला में कैसे मशीन फेल हो जाता है? मशीन मतलब मैं काम करने के मामले में काम थकते नहीं है। हाँ, थकते नहीं। थकते नहीं। चलिए,
तो हम इन तमाम बातों को हम बात कर रहे थे। बाकी आप झकास भारत पर देखते रहिए। हमारे साथ सचिदानंद राय जी एमएलसी जो अभी वर्तमान में हैं और भाजपा के अब तो नेता हैं, तो उन तमाम बातों को अभी हम कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे सचिदा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मौका दिया, अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोग, आपका झकास न्यूज जो है वो काफी पॉपुलर हो रहा है। देखा उखा है कि? अरे हम हमेशा देखते हैं हम, आपका तो कोई न्यूज नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, चलिए तो देखते रहिए। और हमारे साथ सहयोग के तौर पे अजय जी हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया।